हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स फॉर टीवाई बीकॉम एंड एसवाई बैफ, जिसके अंदर हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्स। ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई अच्छे बड़े कंपनी में सैलरी पे काम कर रहे हो या आप कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हो, या तो आपको ऐसा है कि भाई इसको उठा के बेच देता हो, तेरे को नहीं मतलब कोई सामान उठा के बेच देता हो, तो कहीं ना बिजनेस यानी कि गवर्नमेंट सब चीजों पे नजर रख रहा है। एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऊपर वाले का तो लगा है, गवर्नमेंट का भी लगा है। सर गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपका सबका पैन कार्ड रहता है, आधार कार्ड रहता है, बैंक अकाउंट रहता है, तो इन सारी चीजों से आपका जो लेन देन है वो गवर्नमेंट को पता चलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके ऊपर टैक्स चार्ज करती है। आज आप टैक्स नहीं भरोगे, कल किसी दिन फंसोगे तो आप पेनल्टी के साथ टैक्स भरना पड़ेगा। तो अपने को फंसना नहीं है, तो अपने को पता होना चाहिए कि किस चीज पे अपने को टैक्स भरना है या नहीं भरना है, और भरना है तो कितना भरना है और कब भरना है। क्लियर है? जिसमें सबसे पहला चीज गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स मांगेगी तो पहला पूछेगी, क्या आप इंडिया वाले हो? हैं? हाँ सर मैं तो इंडिया में रहता हूं, मैं इंडिया वाला। जरूरी नहीं है मैं इंडिया में रहता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया वाला हूं। सर नहीं ऐसा ही होता है, आप इंडिया में रहते हो आप इंडिया वाले हो। नहीं, गवर्नमेंट के लिए हर बंदा एक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जब आप कोई इंडिया में कोई भी बंदा रहता है तो तुम्हारा स्टेटस बताओ। तो मैंने कंचन को बोला, कंचन तेरा स्टेटस बता। इसने लॉग इन किया व्हाट्सएप, मेरा स्टेटस ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं कंचन, ये वाला स्टेटस नहीं दिखाने का है। चालू किया, दिखाया। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है इंस्टा, वो दिखाने का है ना, वो भी नहीं दिखाने का। दूसरा कौन सा है? अरे वाह, वो भी नहीं दिखाना है। हमको हमारा स्टेटस दिखाना है, हमारा पोजीशन दिखाना है कि हम इंडिया में कितने दिनों से है। सर बचपन से, ठीक है? नहीं सर बचपन से वो स्टेटस पे रखेंगे क्या? नहीं, गवर्नमेंट बोलता है कि बीइंग एन इंडियन पर्सन यू हैव टू शो योर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर योर प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर क्या होता है? टैक्सेशन के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है असेसमेंट ईयर और एक है प्रीवियस ईयर। AY PY। A stands for assessment year. What is assessment? Gayatri, what is assessment? इल्ले we don't. Where is पूर्वा? Absent. चलो ठीक। क्या? इधर ध्यान दे। Point. Normal. Very important lecture today. A assessment year. Assessment. आप लोग पेपर लिखते हो तो टीचर क्या करता है? असेस करता है, चेक करता है, हाँ या नहीं, उसे कहते हैं असेस करना। असेसमेंट ईयर मतलब साल। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि आपने जो भी एग्जाम लिखा है उसको वो चेक करने वाला है। एग्जाम लिखा है तो चेक होगा। बोले तो पिछले साल जो भी इनकम आएगा उसे इस साल गवर्नमेंट क्या करेगा? असेस करेगा, चेक करेगा। इस साल मतलब आपके बैच के लिए, फॉर योर बैच। आप एग्जाम कौन से ईयर में दे रहे हो टीवाई का? तो आप टीवाई का एग्जाम दे रहे हो 2022-23 में। थोड़ा एग्जाम इधर दोगे, थोड़ा एग्जाम आगे साल में दोगे ना, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या है? 2022-23। आपके बाद वाला साल आएगा, टैक्स वही रहेगा, खाली क्या बदलता है? ईयर्स बदलता है। तो आपके लिए असेसमेंट ईयर क्या है? 2022-23। तो आपका प्रीवियस ईयर क्या है? पिछला साल क्या है? तो आपका पिछला साल है 2021-22। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि इस साल में जो भी इनकम जनरेट होगा उसको कैलकुलेट करके मुझे दो, मैं उसके ऊपर टैक्स कितना आएगा इस साल वो बताऊंगा। मतलब पिछले साल जो भी गवर्नमेंट में आपने कमाया है
उसका हिसाब किताब ला के दो, मतलब इसका इनकम फाइंड करो और गवर्नमेंट को दो, और गवर्नमेंट इस साल आपको बताएगा कितना टैक्स भरना है। तो फॉर यू असेसमेंट ईयर इज 22-23 और इसके बाद का जो ईयर है वो प्रीवियस ईयर। लेकिन इसके बाद के ईयर्स को बोलते हैं पीपीवाई, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब 2021 जब आप कोविड के टाइम पे घर पे बैठे थे, पीपीवाई। इसके बाद जितने भी है सब पीपीवाई, दैट इज 1999, 2000। अरे समझा क्या, मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 20 हो गया ना, यहाँ पे 20 आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 2019, 20 एंड सो ऑन। अच्छा, टैक्स लगाने का कारण क्या बताएंगे टैक्स क्यों लिया जाता है, सब बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझेंगे तो टैक्स का कारण समझ में आएगा। तो आपके लिए आपका असेसमेंट ईयर क्या है, तो आपके हर क्वेश्चन में ये दिखेगा। SY बैप जिनके सिलेबस में, TY BMS को भी ये सिलेबस में, SY BBI को भी ये सेम सिलेबस में है, TY BFM को भी ये सिलेबस में, सेम सब्जेक्ट, सेम एवरीथिंग इज सेम। समझ में आ रहा है? BCom वाले भी पढ़ रहे, BMS वाले भी पढ़ रहे, BBI वाले भी पढ़ रहे, BFM वाले भी पढ़ रहे, SY बैप वाले भी पढ़ रहे, आपको टैक्सेशन सेम है। और इस साल जो भी एग्जाम देने वाले उनके लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 है और प्रीवियस ईयर 21-22 है। और उसके बाद जितने भी ईयर्स होंगे सब आपके लिए क्या होगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्लियर? समझाइए पक्का? तो फॉर यू योर प्रीवियस ईयर इज 21-22 एंड असेसमेंट ईयर इज 22-23। अब सवाल एक आया, सर टैक्स क्यों लेते हैं? अरे गवर्नमेंट कहता है कि हमको पैसा कहां से मिलेगा, अगर मुझे आपके लिए कुछ करना है तो पैसा लाने के लिए हम थोड़ी सामान बेच रहे, हम सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर कभी भी सामान बेचता नहीं है, सर्विस देता है, और सर्विस के रिटर्न में उनको पैसा चाहिए रहता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके इनकम के ऊपर से आपको कुछ एक अमाउंट बोलती है, भाई टैक्स दो हमको, और वो सबसे नहीं, एक नॉमिनल अमाउंट के बाद टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे 2.5 लाख के स्लैब के बाद अगर 2.5 लाख तक आप कमा रहे हो, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर चले जाते हैं तो गवर्नमेंट बोलता है भाई 5% टैक्स भर दो। तो अपने को जितना भी ऊपर आएगा उसका 5% मांगेगा, तो उससे क्या होगा, बिजनेस होगा। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? तो इसी को कहते हैं टैक्सेशन। ओके, तो टैक्सेशन के अंदर आपको क्या करना है, तो टैक्सेशन के अंदर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टैक्स कब और कितना भरना है। बट उसके पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा, भाई मेरा स्टेटस क्या है, जो आपका पहला टॉपिक है। योर फर्स्ट टॉपिक इज रेसिडेंशियल स्टेटस। पहला टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। आपके सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्लियर? अब रेसिडेंशियल स्टेटस से पता चल रहा है रहवासी का घर दाखला, या तो यू कैन से रहवासी का स्टेटस क्या है। कौन रहवासी? इंडिविजुअल पर्सन का। तो मेरा स्टेटस फाइंड करने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे कंडीशन दिया, और गवर्नमेंट का कंडीशन क्या है, तो गवर्नमेंट का कंडीशन ये है, गवर्नमेंट कहता है कि आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहना होगा। कितना? 182 डेज इंडिया में रहना होगा। क्या आप सब लोग 182 डेज इंडिया में है क्या? सब लोग है सर, पूरे 365 है सर, है या नहीं? हम लोग इंडियन है 365 सर, बचपन से इधर ही है, आज तक पासपोर्ट नहीं बनाए सर, किधर निकले ही नहीं तो इंडिया में ही रहते हैं अपन, बराबर है कि नहीं? तो हमारा स्टेटस तो भाई रेसिडेंट ही रहेगा, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई प्रीवियस ईयर में मुझे पासपोर्ट मिला और मैं कहीं घूमने चला गया और बाहर जाके घूम बिम के आ रहा हूं, मैं मस्त घूम बिम के आ गया मैं, और घूमने के लिए मैं कम से कम 8 महीना बाहर घूम रहा था। साल भर में 8 महीना बाहर ही था, 4 महीना इंडिया में आया, 4 महीना मतलब 30 कितना हो गया, 60 122 डेज। तो क्या मैं रेसिडेंट स्टेटस के लायबल हूं क्या? नहीं ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलता है, हर साल आपका स्टेटस बताओ, एवरी ईयर आपका स्टेटस बताओ। एवरी ईयर के लिए अगर इस साल की बात करूं तो इस साल के लिए प्रीवियस ईयर आपको देखना पड़ेगा। तो क्या प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब क्या है आपका प्रीवियस ईयर? 2021-22। अब ये 21-22 का मतलब है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। अप्रैल से लेके मार्च के बीच में आपको कितने डेज इंडिया में रुकने?
कम से कम रहना चाहिए यार। अगर ये है तो आप रेसिडेंट हो, तो आप रेसिडेंट हो। बात समझ में आया? क्लियर? सर ये नहीं है तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है तुम्हारे लिए और एक कंडीशन है, इफ नॉट तो और ये नहीं कर पा रहे हो 182 डेज नहीं रह पा रहे हो ना, नहीं सर नहीं रह पा रहा हूं, अच्छा ठीक है 60 डेज तो रह पाओगे। कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जब भी बोल रहा हूं मतलब इसी टाइम पे, इसके पहले नहीं। प्रीवियस ईयर मींस यही टाइम पे आपको इंडिया में इतने दिन रुकना है, या तो 182 डेज या तो 60 डेज। समझा? समझा? लेकिन खाली 60 डेज नहीं, प्लस 60 डेज के साथ प्लस 365 डेज इन 4 PPY। ये मैंने 60 डेज किधर बोला और ये कहां बोला? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के 4 साल और पीछे जाओ, और 4 साल का टोटल कितना आना चाहिए? 365। समझ में आया क्या भाई? मैं पिछले साल घूमने चला गया था और घूमने चला गया, खाली मेरे को है ना 120 डेज ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 182 सेटिस्फाई नहीं होता, गवर्नमेंट निकाला ठीक है, नहीं करवाया दूसरा 60। हाँ वो तो हो रहा है, 60 हो रहा है, हाँ मोर देन 60 हो रहा है सर, हो रहा है या नहीं? फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि और 4 साल पीछे जाओ, और 4 साल में आप कितने दिन इंडिया में थे वो बताओ। कम से कम कितना आना चाहिए? कम से कम 365 आना चाहिए। अगर आया तो आप या तो ये कंडीशन से रेसिडेंट बन जाओगे या तो ये कंडीशन से रेसिडेंट बन जाओगे। 60 के साथ में ये दोनों है, इधर 182 डेज और 60 365। 365 कितने में? 4 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में। समझा? ये पक्का समझा? 100% क्लियर है सबको? तो मैं इंडिया का रेसिडेंट कब बनूंगा? जब मैं इंडिया में कम से कम 182 डेज इंडिया में रखूंगा, या तो फिर 60 डेज प्रीवियस ईयर में एंड 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। समझ में आया क्या? वाह, क्लियर है? पक्का 100%? लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। गवर्नमेंट को बोला यार खाली रेसिडेंट स्टेटस से मजा नहीं आ रहा, कुछ और भी नया दो तो मजा आएगा। तो गवर्नमेंट ठीक है, अगर आप रेसिडेंट बन जाते हो तो आपका स्टेटस और बढ़ाता हूं मैं। आई कैन गिव यू 2 मोर स्टेटस। यू कैन बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और यू कैन बी अ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट या तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? पहले ये सेटिस्फाई होगा, उसके बाद ये कैलकुलेट होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, तो सर अगर 182 डेज भी नहीं है और ये भी नहीं है तो ये बंदे को हम लोग बोलेंगे भाई तू इंडिया का नागरिक नहीं है, तू NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI बोले तो फॉरेनर। समझे? काहे? अरे इंडिया में रहता ही नहीं है तो फॉरेनर ही हुआ ना। समझा? क्लियर है? तो आप इसे क्या कहते हो? NRI कहते हो। मैसेज नहीं ना करते लड़की, लाइव लेक्चर में ना को, इधर ध्यान देखो। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? NRI। अंडरस्टूड? NRI का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। कब? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, या तो 182 का सेटिस्फाई नहीं होगा या तो ये, क्योंकि ये नहीं है तो ये, और ये दोनों नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? NRI। क्लियर? समझा? लेकिन अगर दोनों में से कोई एक है तो स्टेटस बढ़ जाता है। आगे लिखने की जरूरत नहीं, अच्छे से चार्ट बनाऊंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा, अभी खाली समझ लो। तो अब हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन क्या है? गवर्नमेंट कहता है इफ यू आर अ रेसिडेंट तो आपका स्टेटस और बढ़ सकता है, ऑर्डिनरी स्टेटस बढ़ सकता है। उसके लिए आपको कम से कम 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? इंडिया का रेसिडेंट बनना पड़ेगा। 10 साल में 2 आउट ऑफ 10 का मतलब है 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम इंडिया का 2 बार रेसिडेंट बनना पड़ेगा। रेसिडेंट बनना पड़ेगा मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कितने साल में? 10 साल में। 10 साल में कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार, या तो 182 वाला सेटिस्फाई करो या तो 60 360 वाला सेटिस्फाई करो। समझा आपको? कितनी बार? कम से कम 2 बार। कितने साल में? 10 साल में। एंड
एंड यानी कि प्लस 2 आउट ऑफ 10 प्लस 730 डेज इन 7 PPY। कितने दिन बोला है? 730 दिन। कितने साल में? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम 730 डेज इंडिया में होना चाहिए। ये समझा आपको? अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप रेसिडेंट तो हो, बट यू आर एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड इफ यू डोंट सेटिस्फाई दिस, यू आर रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब एक इंडिविजुअल को गवर्नमेंट ने 3 स्टेटस दिया है। एक दिया है रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक दिया है रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड तीसरा स्टेटस दिया है NRI। बात समझा क्या? रेसिडेंट का टाइप है ऑर्डिनरी, रेसिडेंट का टाइप है नॉन ऑर्डिनरी, एंड NRI। जब ये रेसिडेंट है तो आगे का कैलकुलेशन, इफ ये वो नहीं है तो NRI आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये है तो ये स्टार्ट होगा, और ये नहीं सेटिस्फाई किया तो वो बन जाएगा, अगर सेटिस्फाई किया तो ऑर्डिनरी बन जाएगा। मतलब आपका जो सम है वो ये है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा किसी इंडिविजुअल के बारे में, वो इंडिया में कितने दिन था, प्रीवियस ईयर में क्या किया, उसके प्रीवियस ईयर, ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन से आपको उसका स्टेटस फाइंड करना है। स्टेटस फाइंड करके डिसाइड करना है कि वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी है, क्या वो NRI है। समझा? पहले लेसन में हम क्या करने वाले, क्लियर हुआ? हम पहले लेसन में ये स्टेटस फाइंड करने वाले और इसी को लिखने वाले। क्लियर? अभी जो भी मैंने बोला उसका एक चार्ट बनाता हूं, वो चार्ट कॉपी करेंगे तो तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये चार्ट मैंने बना के दिया है, ये चार्ट आप बना लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसमें पूरा लेसन नंबर 1 कवर हो जाएगा। पूरा लेसन नंबर 1 रेसिडेंट स्टेटस जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम में इस टाइप के सम्स अगर आते हैं तो 5 मार्क के आ सकते, 5 मार्क्स के 3 सम देंगे, 15 मार्क का सम हो सकता है, या तो 5 मार्क के सम लोग दे सकते हैं। आप लोग SY को भी बोल रहा हूँ और TY वाले को भी बोल रहा हूँ। तो क्या है ये चार्ट, एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दो। पर्सन यानी कि इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। ये सेक्शन क्या होता है? तो टैक्स रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, तो उसके अंदर सेक्शंस होते हैं। ये सेक्शन में किस डिपार्टमेंट में, ये सेक्शन कौन से डिपार्टमेंट में, तो आपके रेसिडेंशियल स्टेटस का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 6। सब सेक्शन मतलब उसके दूसरे पार्ट्स, समझ में आया क्या? उसके तीसरे पार्ट होंगे तो 3 इसके साथ नंबर्स अटैच हो जाएंगे। 6 1 1 हो गया, मतलब सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 और उसका सब सेक्शन 1। बात समझता है? तो ये सेक्शन नंबर है सर, हमको याद रखने पड़ेंगे कि कुछ कुछ अपने आप याद हो जाएंगे और कुछ कुछ याद रहेंगे तो अच्छा है। समझ में आया कि कुछ ऐसे सेक्शन रहेंगे जो अपन पढ़ते पढ़ते अपने को याद ही हो जाएगा और कुछ अपने को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूंगा तो इसका सेक्शन है सेक्शन 6(1) सब सेक्शन 1। इधर क्या दिया है? एक पर्सन रेसिडेंट होगा कब? जब वो 182 डेज प्रीवियस ईयर यानी कि 2021-22 में इंडिया में रहेगा, तो या तो फिर 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहेगा एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 2017 से 2021 के बीच में, इधर 21-22 नहीं आएगा, मार्च 21 तक ही आएगा, क्योंकि अप्रैल से नया साल प्रीवियस ईयर हो जाएगा आपके लिए। तो 17 से 21 4 साल होता है ना, तो इस साल के बीच में कितने डेज होने चाहिए? 365 डेज। एक नोट मैंने लिख के दिया है, और वो नोट किसके लिए? इस कंडीशन के लिए। क्या है वो कंडीशन, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है आपके लिए स्टेटस क्या है? 182 डेज फ्रीजल या तो 63, ये सब इंसान के लिए। लेकिन 2 इंसान जो है वो गवर्नमेंट के लिए स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट बोलता है खाली 182 डेज ही चेक करूंगा मैं, आपके लिए 63 65 नहीं है, सबके लिए है। खाली 2 टाइप के इंसान को छोड़ के बाकी सबके लिए ये कंडीशन दोनों है, खाली ये 2 को छोड़ के। कौन 2 है? तो एक ऐसा बंदा जो काम के लिए इंडिया छोड़ के जाता है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या तो मेंबर ऑफ क्रू होना चाहिए इंडियन शिप पे। इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है काम के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती है उसको सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन ही एप्लीकेबल है, उसके लिए ये वाला कंडीशन नहीं है। सुनो मैंने क्या बोला वापस, मैं बोल रहा हूं एक बंदा इंडियन सिटीजन वर्ड यूज किया है मैंने। इंडियन सिटीजन कौन होता है? इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रहता है, जिसके माँ बाप सब इंडिया के हैं, बराबर है? क्लियर? तो
इंडियन सिटीजन का बंदा इंडिया या तो शिप का कोई बंदा है जो इंडिया छोड़ के जाता है, who lives इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, काम के सिलसिले में। अब वो बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, किसी भी चलते अगर वो बिजनेस छोड़ के इंडिया छोड़ के जा रहा है इंडिया के बाहर प्रीवियस ईयर में, तो उसे गवर्नमेंट ये वाला कंडीशन चेक करने नहीं देगी। उसको सिर्फ कौन सा कंडीशन, अगर वो किया तो ठीक, नहीं किया तो तुम नॉन रेसिडेंट हो, एनआरआई हो। प्रीवियस ईयर ऐसा क्यों? हमको प्रीवियस ईयर का स्टेटस देखने का, वो इंडिया के बाहर चला गया तो इंडिया में है क्या वो? जब वो इंडिया में नहीं है तो इसके लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना है। समझा? समझा? दूसरा बंदा कौन है? जो पहले से बाहर रहता, उसको इंडिया पसंद ही नहीं था, माँ बाप उसके शिफ्ट हो गए थे इंडिया के बाद, वो बॉर्न भी बाहर हुआ, सब वहीं पे, लेकिन क्योंकि उसके माँ बाप इंडियन है तो ओरिजिन, उसका खून तो इंडियन ही हुआ, तो उसे कहते हैं अ सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडिया का सिटीजन है या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसके माँ बाप, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर इंडिया के, वो जाके बाहर जाके यूएस में सेटल हो गया या कोई दूसरे कंट्री में सेटल हो गया, बाहर सेटल हो गया है, लेकिन इंडिया में आ रहा है घूमने के लिए। पहला था इंडिया से बाहर जा रहा है काम करने के लिए, एक है बाहर सेटल है, इंडिया में आ रहा है घूमने के लिए। तो ये दो कैटेगरी के लोग हैं, who lives India for employment, comes India for visit। इन दोनों पर्सन के लिए एक ही कंडीशन चेक करने का, 182 डेज का। और ये दोनों अगर नहीं है तो दोनों कंडीशन चेक कर सकते हो। ये नहीं सेटिस्फाई किया तो ये करना है, ये नहीं किया तो ये करना है, ये इनके लिए। लेकिन इन दोनों के लिए कौन सा कंडीशन होगा? 182 डेज का। समझा? याद रहेगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करता है, एनआरआई बन जाएगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता है, अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता है तो हम गाड़ी आगे लेके आते हैं। ऑर्डिनरी नो, सेक्शन 6(1) था, ये सेक्शन 6(6) है। समझ में आ रहा है? ऑर्डिनरी का रूल क्या है? 2 आउट ऑफ 10 रेसिडेंट इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 10 साल में 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, और रेसिडेंट होने का कंडीशन तो यही है। मतलब 182 डेज 10 के प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में जाना है और चेक करना है कि 182 डेज है कितने साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितनी बार है, 10 साल में कितनी बार है, कम से कम कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। समझाइए आपको। एंड 730 डेज कितने होना चाहिए? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। 730 डेज कितने में होना चाहिए? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। क्लियर है क्या? चैताली इते बगने का 730 days in 7 preceding previous year. If he satisfy this, he is a resident, ordinary resident. If not, he is a non-ordinary resident। तो था बट कौन सा है? non-ordinary। समझ में आया? कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में? अगर ये कंसेप्ट बैठ गया टॉपिक हो जाएगा क्लियर। छोटा सा सम है वो कर लेते तो मे बी थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको ऑलरेडी मैंने पीडीएफ शेयर किया, जरा एक बार देख लेते। मिस्टर अरविंद, an Indian citizen, came to India for first time on 1st October 21 and left India on 31st March 22 during the previous year 21-22. Is he resident during assessment year 22-23? क्वेश्चन क्या है समझ में आया? तो कौन सा कंडीशन चेक करेंगे इसके लिए? सिर्फ एक। सर क्यों? देखो क्या बोला है, मिस्टर अरविंद। क्या यूएस में किसी का नाम अरविंद होता है क्या? इंडिया में होता है ना, है नहीं? वहां पे अलग ही कुछ नाम रहता है, अल्मेंडो फलमेंडो ऐसा सब रहेगा। इंडिया में अरविंद रहते, तो सीधा है अरविंद अ इंडियन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 1st October 2021 एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 31st March 22। इसका मतलब इसके पहले वो कहा था? इंडिया के बाहर ही था, इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है। बराबर है कि नहीं? चलिए, तो इसके लिए कौन सा कंडीशन चेक करेंगे? 180। कभी आया वो इंडिया में? अक्टूबर में। अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक देखना है कि वो इंडिया में कितने दिन है। अक्टूबर के 1st को आया, अक्टूबर में इंडिया में है, नवंबर में है, दिसंबर में है, जैन में है, फेब में और मार्च में है। आया नहीं? बराबर। अक्टूबर में कितने दिन इंडिया में? 1st को आया, मतलब पूरा 31, नवंबर 30, दिसंबर, जैन 31, 29। सर कहा है 29? लीप ईयर आएगा। देखो अगर लीप ईयर आएगा तो 29 है तो 28,
कैसे? डिवाइड बाय 4 करने का, कोई भी ईयर को डिवाइड बाय 4 करने का। जैसे 4 1 जा 4 5 जा 20, आपके पास तो कैलकुलेटर है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, आपके पास कैलकुलेटर। 4 5 जा 20, सॉरी 0, 4 5 जा 20 पॉइंट 505.5 आएगा। देखो आप करके देखना, पॉइंट में आ रहा है। अगर ईयर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो 28 दिन लिखने का, अगर ये पॉइंट में नहीं आता है तो 29 डेज लिखने का। मतलब अगर डिवाइड बाय 4 हो रहा है तो 29, डिवाइड बाय 4 नहीं हो रहा है मतलब 28 डेज। समझा? इस केस में डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो अपन कितना डेज लिखेंगे? 28 डेज। मार्च की कौन सी तारीख को जा रहा है? 31, मतलब 31 तक तो इंडिया में है ना। अरे बात समझा? तो मुझे काउंट करना पड़ेगा कि मेरे प्रीवियस ईयर में ये बंदा कितने दिन है। तो 31 प्लस 30, 1 2 3 4 5 15, 170, 1 2 3 4, 182 डेज आता है एग्जैक्ट। बराबर है, मतलब ये बंदा क्या है? रेसिडेंट है। बात समझ में आया? अब जब रेसिडेंट है तो आगे गाड़ी बढ़ेगी, आगे ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक ही नहीं कर पाएंगे। सर क्यों? क्लियरली बोला है कि वो पहला, इसके पहले बाहर ही था, मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट है क्या? 10 साल नहीं। जब 10 साल इंडिया में तो 730 डेज आएगा क्या? नहीं। ये बंदा क्या बन जाएगा? रेसिडेंट ऑर्डिनरी। समझ में आया? समझा? क्यों चैताली? क्योंकि उसने बोला पहली बार वो इंडिया में आया है, तो मतलब प्रीवियस ईयर अपना क्या, इसी टाइम वो इंडिया में है। इसके पहले साल में इंडिया में था क्या? इंडिया में नहीं था, तो नंबर ऑफ डेज 0 ही रहेंगे, 10 साल भी 0 रहेगा, 7 ईयर्स भी 0 ही रहेगा, तो सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? सर आंसर कैसे लिखेंगे? देखो अभी आंसर का एक बार फॉर्मेट बता रहा हूं, हर बार सेम फॉर्मेट फॉलो करने का। सबसे पहला बंदे का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बंदे का नाम। क्या है बंदे का नाम? मिस्टर अरविंद। एंड इंडियन सिटीजन, केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। नेम के साथ ये समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? अब क्योंकि इंडिया में आया है तो विजिट पर्पस के लिए है। नेम के बाद हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन में इसके लिए कौन सा कंडीशन है? ओनली वन कंडीशन। कौन सा? 182 डेज का। मिस्टर अरविंद विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया if he stays for 182 days in previous year 21-22। बराबर है। दूसरा कंडीशन नहीं लिखेंगे। समझ में आया? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो अपन ने वर्किंग में बनाया, तो यहां पे दिखाऊंगा मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, डिपेंड। ये अपन वर्किंग को अच्छा बना रहे हैं, आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं भाई, ये वर्किंग बना, इधर लिख दिया 182 डेज, वो भी लिख सकते हैं। तो इधर ऐसा टेबल बना दो मस्त। बराबर है। अभी मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अक्टूबर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31, 28, 31 इक्वल्स टू 182 डेज। समझ में आया? कंडीशन, कैलकुलेशन, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कंक्लूड कर रहा हूं कि ये बंदा प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में था, मतलब वो रेसिडेंट है। समझ में आया? मिस्टर अरविंद स्टेज फॉर कितने डेज? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, therefore he is रेसिडेंट इंडियन। समझ में आया? या तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? समझा ये? अब फिर से ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अभी नेम नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे? कंडीशन, कैलकुलेशन, कंक्लूजन। कंडीशन में क्या कंडीशन आएगा? मिस्टर अरविंद will be ordinary resident as per section 6 if he is 2 out of 10 time resident in 10 preceding previous year and stays for 730 days in 7 preceding previous year। ये किधर लिखूंगा मैं? कंडीशन। कैलकुलेशन क्या रहेगा? 0 days as he came India for first time। समझा? What is your conclusion? He is non resident।
सॉरी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, समझा ये। देयरफॉर उसके बाद उसका स्टेटस मिस्टर अरविंद इज रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी। ये थियरी टाइप है। आंसर जो आपको लग रहा है ये आंसर ऐसे ही आएगा, 5-5 मार्क का है, कैलकुलेशन इतना ही है और इसी के अंदर ट्विस्ट आने वाला है, इसी के अंदर ट्विस्ट आने वाला। बट ये फॉर्मेट हर में सेम रखना, सब अपने हिसाब से लिखाते, टीचर्स अपने हिसाब से बोलेंगे, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कॉपी करके हर सब में करोगे तो बेटर रहेगा। समझ में आया? अभी इधर भी सेम कंडीशन, कैलकुलेशन, कंक्लूजन। कंडीशन में क्या लिखोगे? जो आपने कंडीशन लिखा है। कैलकुलेशन में क्या लिखोगे? 0 days as he came India for the first time on a visit। समझ में आया? क्लियर? कंक्लूजन, he is a resident, a non-ordinary resident। समझा? पक्का समझा? आज लेक्चर के लिए इतना ही, बट नेक्स्ट लेक्चर में अपने को पूरा सम अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।